बेटा आज शुरू में 5 मिनट नहीं मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे। मैं नहीं दूंगा, 5 मिनट दूंगा। कोई बात नहीं, हम मैनेज करेंगे। तो लास्ट में क्या आपने बोला था करने के लिए? नहीं सर, हमें लगा आपने बोला होगा। मैं ये सोचा था आपने बोला है। सर स्टार्टिंग के लेक्चर के बाद भी 15 मिनट का ब्रेक है। टेक्स्ट की क्लास 2 घंटे 10 मिनट की है। एक हमारा ब्रेक तो वही 20 मिनट का ही है। और सर वो सर तो 1 मिनट का ब्रेक नहीं देते, आते हैं और जाते तब तक बोलते रहते हैं। तो वहाँ ले लो ना 10 मिनट एक्स्ट्रा। नहीं, इनसे बोलो ना जब वहाँ 2:10 है तो वहाँ 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। हाँ, ये बोल देंगे भाई वहाँ कितने बजे से कितने बजे तक होती है? 1:20 से 1:10 से 3:20। तो वहाँ 10 मिनट बढ़वा लो ना भाई। किनके? अरे वहाँ 3:30 तक हो रही है ना, तो उसे 1:30 से 3:30 करवा लो। यहाँ आधा घंटा मिल जाएगा ना लंच के लिए आपको प्रॉपर। मेरी क्लास का आप कम करा रहे हो। देखो अब वो आपने नहीं कराया, मैं वो नहीं बोल रहा। मेरी क्लास का कम हुआ तो मेरी तो 1 घंटे की क्लास में 10 मिनट चले गए, मेरी रह गई 50 की। वहाँ 2 घंटे 10 मिनट में भाई 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप नीचे जाके बोल देना कि अकाउंट्स की क्लास, एडवांस की क्लास पूरी 1 बजे तक कर दो और वो 1:30 कर दो, वो पूरी 2 घंटे की कर दो, तो किसी की क्लास डिस्टर्ब ही नहीं हो रही। अब यहाँ मेरी क्लास कम होकर बेटा ये बताओ, मैं तो बोल दूंगा लेकिन मैं तब बोलूँ ना कि यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सब लंच टाइम प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं तो बोल दूंगा, मैं तो फोर्स करके भी करवा दूंगा। लेकिन ये आप बोलोगे तो किसी ने कुछ बोला होगा तभी तो ये कम किया। कौन? इसलिए लंच को ऊपर लेके आओ। बेटा ये देखो एक चीज बताऊं, ये टाइम ऐसा नहीं आप ही को लोगों के लिए है, हर बार ऐसी ही चीज़ें मैनेज होती है। बेटा मैनेज करनी पड़ती है, जब पूरे दिन का शेड्यूल रहता है ना तो चीज़ें ऐसे ही। अब मेरे अकॉर्डिंगली ये बताओ, मेरी क्लास सुबह से शाम तक चल रही है, अब मैं बोल दूँ साहब नहीं, मैं भी तो बीच में भागते दौड़ते मैनेज करता हूँ, तो वो भी तो ये आप और हमें मैनेज करना ही पड़ेगा ये। और बेटा हरिओम वो मैं नहीं कर सकता, वो अब वो 1:30 हो 2 हो वो आपको नीचे बात करनी पड़ेगी। वही चीज़ अभी बातचीत बेटा इससे देखो, मैं मेरी क्लास की बात कर सकता हूँ, मुझे दूसरों की क्लासों से कोई लेना देना है नहीं, वो कितनी चलती है क्या नहीं। अरे नालायक को समझे क्या कुछ? ठीक है क्या भाई सही। देखो ये है कि मुझे ये है, अब मेरी क्लास में बताओ आपने वैसे कितने समय की होती है? ले देके 1 घंटे की क्लास और उसमें भी 10 मिनट कम कर दिए, तो और ये 5 मिनट आपके साथ जाती नहीं है, तो वो मुझे गेट पे आके खड़ा होना पड़ता है। मैं वही वहाँ लेके चला जाऊँ बाई चांस, 5-7 मिनट यहाँ खराब हो जाए तो 40 मिनट में करवा के दूंगा फिर। और वहाँ पर सिलेबस अगर आपका 2 घंटे की क्लास है, एक तो वो है 2 घंटे से कम है, 2 घंटे लगातार है, तो बेटा 2 घंटे 10 मिनट वहाँ ले लो ना एक्स्ट्रा, तो 1 से 1 30 हो जाएगा, तो आधा घंटा मुझे लगता है मोर देन इनफ है। आधा घंटे में आप खा भी सकते हो, सो भी सकते हो, सब काम कर सकते हो। मैं अभी बात करता हूँ वही, मतलब मेरी क्लास को तुम 50 से 40 मिनट पर लेकर आ जाओगे। नहीं मुझे ये नहीं पता था कि वो 2 घंटे 10 मिनट की हो रही है। आज ही मेरा टाइम कम किया है इन्होंने। बेटा मेरे साथ गलत होगा तो मैं, सीधी सी बात है। चलो मुद्दे पर आते हैं। फिर आपको लगता है बेटा चाहे मेरे साथ कुछ भी होता रहे, आपके साथ बढ़िया ही होगा, चिंता मत करो। बेटा मैं बता दूंगा नालायक, जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा तेरे को नहीं बताऊंगा क्या? अभी
अरे भगवान, ऐसा करो खाना खा ही लो अभी, ऐसी की तैसी लेक्चर की। नहीं सर, मंगाए नहीं तो मंगा ले, मंगाने में आधा घंटा वेट कर लूंगा मैं। बेटा कल मैंने कहा था आप लोगों से हायर परचेज के बारे में एक छोटी सी बात और करनी है, 5-10 मिनट की। सर हमें तो ध्यान ही नहीं था। चलो लिखो, एक जल्दी से क्वेश्चन लिखो फटाफट, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो फटाफट। सर हमें भी ज्ञान दे दिया करो। बेटा ज्ञान ज्ञानी देते हैं, मैं कैसे दे सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। वो पहले ही असली अनालायक, तू अब हंस रहा है। जल्दी से लिखो एक क्वेश्चन फटाफट। डिफरेंस बिटवीन, नोट डाउन डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। एक बेटा वैसे मुझे नहीं लगता आने का है, लेकिन फिर भी एक ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको याद रहना चाहिए। बेटा बातचीत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मुझे ये बताओ हायर परचेज भी क्या है? अरे इंस्टॉलमेंट में ही तो पेमेंट हो रहा है, हायर परचेज में भी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम तो नाम से ही क्या है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम। उसमें पेमेंट किस में होगा, इंस्टॉलमेंट में ही होगा। बोलो बात समझ में आ गई। दूसरी बात बेटा, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सिर्फ डिफरेंस है क्या? उसमें अगर दोनों में ही पेमेंट किस में होना है, इंस्टॉलमेंट में होना है, तो दोनों में। अच्छा ये याद कर ले ना, मैं आप लोगों को वो फालतू की सारी चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में कम आती हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इग्नोर करके चले जाओ, इनको याद करके जाओगे आप। एटलीस्ट कितने डिफरेंस याद होने चाहिए? 5 नंबर का क्वेश्चन आया था कभी पहले, अब भी कभी आएगा तो 5 का ही आएगा, तो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए 5 डिफरेंसेस। देखो दोनों में ही पेमेंट किस में होता है, इंस्टॉलमेंट। इसमें भी टुकड़ों में ही पेमेंट करोगे, हायर परचेज जो कि आपने पूरा का पूरा स्टडी किया। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में भी बताओ क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में। बस डिफरेंस है दोनों के बीच में। बेटा इसमें बताओ क्या होता है, पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। और इसमें बेटा पोजीशन तो जाएगा ही जाएगा, बट ऑब्वियस है साथ में ओनरशिप भी चली जाती है। कब, डे 1। इसमें तो एंड में जाएगी सारी। हायर परचेज सिस्टम में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ओनली, सुन ले बेटा, हायर परचेज में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है, नॉट ओनरशिप। इसमें ओनरशिप नहीं जाती। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट पोजीशन भी जाता है और ओनरशिप भी, दोनों ही चली जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर इसने ओनरशिप भी दे दी तो पहली इंस्टॉलमेंट इस सिस्टम में इसने ओनली पोजीशन दिया, पहली इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी नहीं दी, तो बताओ क्या कर लेगा। हायर परचेज सिस्टम में पहली इंस्टॉलमेंट दी और दूसरी नहीं दी, रीपरचेज हो जाएगा, क्योंकि हायर चार्जेस है। ओनरशिप कब जाती है इसमें, लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बाद, ठीक है ना। इसमें पहली इंस्टॉलमेंट दी, दूसरी नहीं दी, तो बताओ इसमें क्या रीपोजीशन होगा क्या? बेटा इसमें रीपोजीशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनर कौन है, आप। तो हाँ मैं वेंडर हूं, मैं आपको बताओ परेशान कर सकता हूं, किसके लिए, अमाउंट के लिए। खाली मुझे मेरा अमाउंट चाहिए, मुझे गुड्स नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो मैं आपको अमाउंट के लिए काम घसीट के ले जा सकता हूं, कोर्ट में घसीट कर ले जा सकता हूं। ठीक है सर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस मैंने बता दिया। एक कौन सा एग्रीमेंट है, सेल एग्रीमेंट, और एक हायरिंग एग्रीमेंट। दोनों में ये डिफरेंस है, एक में ओनरशिप जाती है और एक में ओनरशिप नहीं जाती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। एंड में तो दोनों के पास ओनरशिप ही होगी। ऐसा क्यों होता है बेटा? कुछ गुड्स किस पर बेचे जाते हैं,
हायर परचेज सिस्टम पर कौन से गुड्स? हैवी वैल्यू गुड्स, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल। बताओ इनकी क्या होती है? रीसेल वैल्यू। अरे मैं उठाकर लाया तो दोबारा बेच भी दूंगा। बोलो समझ में आ गया? लेकिन बेटा कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी रीसेल वैल्यू नहीं होती, उनको मैं अगर आपको हायर परचेज सिस्टम पर बेच दूंगा तो मान लो मेरे घर के सामने एक शोरूम है, ठीक है ना, वहां पर सब कुछ मिलता है। मेरे घर पर मेहमान आ गए। अब बेटा मेहमान आ गए तो अब वो दही लेकर आए, ठीक है ना। अब दही लेकर आए तो बताओ किसका मन हो गया? लस्सी बनाने का मन हो गया। घर में मिक्सी नहीं है, सामने शोरूम है। आया समझ में? मैं गया सामने शोरूम, मैंने कहा बता रहे मिक्सी कितने की? बोला 3000 की। मैंने कहा डाउन पेमेंट? वो 300 रुपये। समझ में आया? मैं 300 रुपये का डाउन पेमेंट करके मैंने कहा बचा हुआ इंस्टॉलमेंट में दूंगा। आया घर पे, आया बेटा लस्सी बनाई, मेहमान रुके 10 दिन। 10 दिन खूब लस्सी खूब लस्सी बनाई। मैंने मिक्सी साफ की ना कुछ किया, बस बनाई, वो डब्बा ही धोता रहा, बस जहाँ दही पड़ा रहा। 1 महीने बाद बेटा मैंने इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया। ले जा तेरी मिक्सी, अगली बार मेहमान आएंगे नहीं लाएंगे मिक्सी। इसी मिक्सी में क्यों बनाए बात? अरे समझ में आ रहा है? और बेटा वो मिक्सी वहीं पड़ी बड़ी चिपक गई उसी जगह, मैंने हिलाई भी नहीं वहां से। बेटा वो मेरे घर पे रिपोजिशन करने आया, बोलो मिक्सी रिपोजिशन, 2 गुंडे लाया डंडे ले लेकर, ठीक है ना। अब ये रट ले, ठीक है ना, और खुद आया। मैंने कहा भाई साहब इनकी जरूरत ही नहीं थी, ले जा तेरी मिक्सी। इतने 300 रुपये का तो तूने खर्चा कर दिया। आपको समझ में आ रहा है? कुछ सेंस समझ में आ रहा है? बेटा फ्रिज लाए आप, समझ, फ्रिज की आपको जरूरत कब है? अरे गर्मियों में तो जरूरत है, बाकी तो जरूरत ही नहीं। 10, 15, 20 हज़ार का फ्रिज आ रहा है, 20 हज़ार का फ्रिज लेकर आ गए आप, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1500 रुपये डाउन पेमेंट करके आ गए। बोले बाकी की इंस्टॉलमेंट बना दो, 3-4 महीने काम आएगा फ्रिज ले देकर, ठीक है ना। बेटा 4 महीने फ्रिज काम आया, 4 महीने फ्रिज काम में लिया, अगली गर्मी में फिर नया लाएंगे, बंद कर दिया। नया लाएंगे ना, क्यों? और मेरे जैसा भाई हो तो दिन में तो पानी ठंडा करे, रात को खोल के सो जाए कमरे में, कमरा भी ठंडा, एसी का भी काम करे। 2 फ्रिज खरीद ला, एक इधर बीच में सो जाए फैमिली को लेकर, दोनों तरफ से ठंडी ठंडी हवा है, दिन में पानी ठंडा, रात को रूम ठंडा, मजे करो। बच्चे भी छोटे छोटे, एक कोई मुसला तो आपको नहीं लग रहा स्मॉल वैल्यू गुड्स के केस में अगर उनको हायर परचेज सिस्टम पर बेच दिया जाए तो बेटा परचेजर उसकी रेल बना डालेगा, उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली वो यूटिलाइज करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मन में आएगा वो रिपर्चेज करवा देगा और उसको कोई टेंशन भी नहीं है, भाई ले जा। लेकिन किसको प्रॉब्लम है बताओ? बेटा वेंडर उठा के लाके करेगा क्या? अरे ओरिजिनल प्रोडक्ट बताओ, एसी फ्रिज वैसे नहीं सेल हो रहे और सेकेंड हैंड और सेल करने में दिक्कत आएगी। उनकी रीसेल वैल्यू है ही नहीं उन प्रोडक्ट्स की। तो जिन प्रोडक्ट्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है नहीं, उनको रिपर्चेस करने के बाद रीसेल में इशू आते हैं। कौन से गुड्स? स्मॉल वैल्यू आइटम, इनको इशू क्रिएट होते हैं रीसेल करने में। तो बेटा इनको किस पर नहीं बेचा जा सकता? बेचा तो जा सकता है लेकिन बेचना नहीं चाहिए। वो मैंने इसीलिए ये कहानी सुनाई ताकि आपको बात समझ में आए। इनको बेचना वेंडर के लिए नुकसान का सौदा है। तो बेटा इसीलिए स्मॉल वैल्यू आइटम वेंडर बताओ किस सिस्टम पर बेचता है? इंस्टॉलमेंट। वो बोलता है भाई साहब मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रोडक्ट के सारे पैसे चाहिए, मुझे प्रोडक्ट उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रोडक्ट बेच दिया, पहले दिन बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, बस मुझे ये सारी इंस्टॉलमेंट चाहिए, नहीं दोगे तो कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगा। तो फिर लड़ाई पेमेंट की होगी। जिन गुड्स की रीसेल वैल्यू होती है उनमें वो लड़ाई नहीं लड़ता, वो होता है अच्छा हो तो दो और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मत दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा, मैं इसको रिपर्चेस करके सेल कर दूंगा क्योंकि इजीली बिक जाता है, कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो हैवी वैल्यू गुड्स इजीली बिक जाते हैं। समझ में आ रहा है? बेटा कार के लिए ये 2 साल 3 साल का इंश्योरेंस देते हैं। कार की लाइफ होती है 10 साल। अगर हम एक नॉर्मल लाइफ मान के चले 10 साल लाइफ है कार की, बढ़िया फर्स्ट क्लास।
2 साल 3 साल की इंस्टॉलमेंट करते हैं। मान लो आपने 1 साल भी दे दिया डाउन पेमेंट के साथ, तो मेजर पेमेंट तो कर चुके। अरे मेजर पेमेंट कर चुके 1 साल के अंदर, और उसके बाद रीपर्चेस कराते हैं तो बताओ किसको फायदा है? कंपनी को फायदा है। सारा पेमेंट तो ले चुकी है आपसे स्टार्टिंग में, अब कार भी ले जाएगी और बेच और देगी किसी को अच्छे प्राइस पर। तो हैवी वैल्यू गुड्स में कंपनी को रिपोजिशन में प्रॉब्लम नहीं आती, स्मॉल वैल्यू में आती है। तो कंपनी क्या करती है बेटा, हैवी वैल्यू गुड्स को हमेशा हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट को हमेशा लोअर वैल्यू गुड्स में काम में लेती हैं सिस्टम को। तो मैंने कहा था आपको 5 पॉइंट याद कर लेना बेटा, सारे बच्चे उसमें लिख लो पेज नंबर एसएम का, ताकि आप लोग देख सको। 11.39 पेज नंबर 11.39, ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको फॉलो करके एग्जाम में जाना है। आएगा, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैंने आपको डे 1 कहा था जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक में क्या करता चलूंगा आपको बताता चलूंगा, तो वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखना है जो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बता रहा हूं। नेक्स्ट बताओ, एक्ट कौन सा एक्ट चलता है? हायर परचेज एक्ट, और इसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग एग्रीमेंट होता है। ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है? और ये सेल कॉन्ट्रैक्ट है। पासिंग ऑफ टाइटल, बताओ टाइटल ट्रांसफर होता है क्या? नहीं, इसमें ओनली पोजीशन ट्रांसफर होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट पर टाइटल ट्रांसफर होता है, और इसमें टाइटल डेट ऑफ एग्रीमेंट पर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। राइट टू रिटर्न, बताओ इसमें रिटर्न कर सकता है क्या? द हायर में रिटर्न द गुड्स विदाउट फर्दर पेमेंट, बिल्कुल वो पेमेंट नहीं करेगा, तो या तो वो खुद रिक्वेस्ट कर दे रिटर्न करने की, अदरवाइज पेमेंट नहीं करेगा तो मैं अपने आप उठा ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें रिटर्न करने के ऑप्शन है, आप खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लो। डिफॉल्ट क्रिएट मत करो, भाई हमारे पास पैसा नहीं, पता चला वो चेक लगा दे, चेक बाउंस हो जाए और उसके बाद वो आपके पास है, तो पहले आप चले जाओ। रिटर्न करने की पास पावर है। बताओ इसमें क्या है बेटा, आप क्या नहीं कर सकते? बोलो, रिटर्न नहीं कर सकते अनटिल अनलेस भाई सेलर ने जो प्रोडक्ट बताया कि ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करेगा, ये करेगा, उसके प्रोडक्ट में ही क्या हो जाए, डिफॉल्ट हो जाए, तो बात अलग है। क्योंकि जो आपका इनवॉइस बना है जिसमें टर्म एंड कंडीशन है उस तरह से वो काम नहीं कर रहा, तो बात अलग है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सेलर राइट टू रीपर्चेस, बताओ मैंने अभी भी बताया, बताओ क्या कर सकता है? अगर आप डिफॉल्ट कमिट करते हो तो वो रीपर्चेस कर सकता है, अदरवाइज आप डिफॉल्ट कमिट नहीं करते तो बताओ क्या कर सकते हो? आप गुड्स को रिटर्न भी कर सकते हो। भाई अच्छा, रिटर्न और रीपोजिशन में फर्क नजर आता है या नहीं आता? भाई मैं पेमेंट नहीं करने वाला, मैं अपनी तरफ से गया, भाई साहब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप चेक मत लगाना प्लीज, आप अपना प्रोडक्ट ले लो। हमने आउटसाइड ऑफ जो बैंक या कहीं भी हमने आपस में बैठकर टेबल पर सेटलमेंट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है? मैं मस्त बैठा हूँ, बताओ क्या, मैं वेट कर रहा हूँ किसका? बेटा आप आओ, मैं अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। आपने चेक लगाया, मेरे बैंक से बाउंस हुआ, आप आए, अरे यार चेक ही क्लियर नहीं हुआ, मैंने कहा पेमेंट ही नहीं है, तो बोला मैं गुड्स उठा के ले जाऊंगा, ले जाओ, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट कमिट कर दिया। तो रिटर्न और रीपोजिशन में थोड़ा सा दोनों में ही होगा क्या? रीपोजिशन होगा, एक में रिटर्न के थ्रू होगा और एक में डिफॉल्ट के थ्रू होगा। नेक्स्ट, क्या इसमें रीपोजिशन हो सकता है? नहीं बेटा, इसमें अगर वो डिफॉल्ट कमिट करता है तो बताओ क्या केवल और केवल बेटा प्राइस के लिए उसे, समझ में आ गया, कोर्ट में घसीटा जा सकता है। इसमें रिपोजिशन का ऑप्शन नहीं है। बाकी मुझे नहीं लगता आपको 5 से ज़्यादा याद करने चाहिए, बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें और 2-4 देते हैं, लेकिन 5 आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर के कई बार ये पूछ ली जाती है। ये छोटी सी बात थी जो मुझे कल करनी थी, रह गई थी। इसके साथ बताओ हायर परचेज की छोटी मोटी हर तरह की बातें पूरी हो गई। समझ में आ गया बेटा? अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या करना है, आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। तो सारे बच्चे एक होमवर्क नोट करो इसका, क्योंकि अब अगले में तो कुछ मिलना नहीं। कल मैंने एक होमवर्क दिया था इसका, हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये लकी वाला दिया था ना, सबका हो गया। इसमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना था? कैश प्राइस, और देन आफ्टर उसमें लेजर बनाने थे। बेटा एक चीज ध्यान रखना, या प्लीज बेटा बातचीत मत करो, जब फ्लो चल रहा हो तब बातचीत मत किया करो। इसमें एक चीज दिमाग में रखना बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो उसके बाद क्या करना, अपने प्रेजेंटेशन को मैच कर लेना कि भैया हमने जो किया और इसने किया, थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस दिखे तो मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली फिर आप देख लेना कि हमें ऐसे लिखना चाहिए, इम्प्रोवाइज कर लेना अपने आप।
किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? यस सर, डन। ठीक है ना, ओके। नाले को जल्दी से y एंटर करो, सबका हो गया तो, ताकि मैं आगे चल सकूं। y ओनली y एंटर करो बेटा, फटाफट जल्दी से। और मैं मानकर चल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेईमानी मत बरतना, कहीं आप एक एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूँ, नहीं करो, बाद में परेशान हो जाओगे। चलो आज का होमवर्क लिखो फटाफट। एक तो ये याद कर लेना अपने हिसाब से, और होमवर्क लिखो आज। या कौन सा करवाया था कल? 1 दिया था होमवर्क। ये 2 दिया था, तो आज का होमवर्क लिखो। एक एक दे रहा हूँ बस मैं आज। होमवर्क नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बेटा होमवर्क है, आप लोग करके लाओगे एसएम का। और पेज नंबर और बता देता हूँ, एसएम का पेज नंबर 11.44। एक क्वेश्चन होमवर्क है, सब लोग रिटर्न में करके लेकर आओगे। सारे एग्जाम्पल हो गए और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 बचेगा इसका, वो मैं कल दे दूंगा होमवर्क में। तो होमवर्क आज का भी सुन लो और कल का भी सुन लो, क्योंकि कल जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें नहीं मिलेगा। आज का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 है और कल का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, चलो आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा अब हम कुछ समय बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।